गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोगों के बाद अब हम शुरुआत करेंगे चालक स्थिर वैद्युतिकी। चालक स्थिर वैद्युतिकी क्या है? चालक स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम चालक में उपस्थित स्थिर वैद्युत आवेश का अध्ययन करेंगे। चालक स्थिर वैद्युतिकी पर चलने से पहले आपको चालक विद्युत स्थितिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणामों के बारे में जान लेना अति आवश्यक है। देखिए वो महत्वपूर्ण परिणाम कौन कौन से हैं। पहला है किसी चालक के अंदर कुल वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। बेटा पहला पॉइंट क्या है? किसी चालक के अंदर कुल वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कैसे शून्य होता है ये हमने आपको बता दिया था। मान लीजिए ये कोई चालक है और इसको हमने कैसा आवेश दिया है? इसको हमने प्लस का आवेश दिया है। तो जो इसे फ्लक्स रेखाएं जो गुजरेंगी वो सभी फ्लक्स रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरेंगी, या फिर तो इसके अंदर से कोई भी फ्लक्स रेखा नहीं गुजर रही है। इट मींस जब इसके अंदर से कोई फ्लक्स रेखा नहीं गुजर रही है तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक बेटा, इसी प्रकार से अगर मैं इसको माइनस चार्ज करूं तो भी ये कंडीशन फुलफिल होती है। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है किसी चालक के संपूर्ण आयतन में कुल विभव का मान नियत होता है जो चालक के पृष्ठ पर उपस्थित कुल विभव के कुल विभव V0 की बराबर होता है। तीसरा पॉइंट है किसी, देखो इसी समझेंगे तीसरा पॉइंट है किसी चालक पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत या तो बाहर की ओर होगी या फिर अंदर की ओर होगी। अगर प्लस चार्ज है तो बाहर की ओर, और माइनस चार्ज है ये तो क्षेत्रीय दिशा किधर होगी? अंदर की ओर। तो ये हो गया इसका तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है चालक स्थिर वैद्युतिकी में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई भी अतिरिक्त आवेश उपस्थित नहीं होता है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि कहीं से हमें आवेश लाना पड़ता है, जो भी आवेश होता है वो उसी का होता है। आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, हालांकि हम इसके बारे में आपको काफी कुछ बता चुके हैं, लेकिन अगर एक बार आपकी बुक में अलग से टॉपिक है तो इस पर एक बार चर्चा हमको अवश्य करनी है। तो देखिए इस टॉपिक के अंदर क्या बताएंगे? इस टॉपिक के अंदर आप हमको ये बताना है किसी चालक के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई चालक है, दो चालक ले लो और ये दोनों ही विलगित चालक हैं। इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। इसको मैंने कैसा चार्ज दिया? इसको मैंने चार्ज दिया प्लस क्यू, और इसको मैंने चार्ज कैसा दिया? इसको चार्ज दिया मैंने माइनस क्यू। जब मैं इसको प्लस चार्ज दूंगा तो इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसी प्रकार से ये माइनस आवेश भी पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब जब इस पर मैंने कितना आवेश दिया? प्लस क्यू आवेश दिया, और ये इसके पूरे सरफेस यानी कि इसके पूरे ए पृष्ठ क्षेत्रफल पर फैल गया, तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा? इसका पृष्ठ आवेश घनत्व होने वाला है सिग्मा, यानी कि प्लस सिग्मा, और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? माइनस सिग्मा। तो इससे
इससे जो क्षेत्र निकलेगा, आपको पता है क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है, क्षेत्र की डायरेक्शन होती है पृष्ठ के लंबवत। इसी प्रकार से इसमें ये बात आ रही होगी समझ में। तो इससे जो संबंध पृष्ठ होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो ई की डायरेक्शन है। ठीक, अगर मान लीजिए कि इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो है ई, तो ई का फॉर्मूला क्या होगा, ई का फॉर्मूला होगा वेक्टर ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप ई की दिशा में एकांक सदिश है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किसी चालक के पृष्ठ पर, उसकी आकृति चाहे कैसे भी हो, कितना होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन की आपको मालूम पड़ गया। अब यहाँ पर जो सिग्मा है, यहाँ पर सिग्मा कितने प्रकार का है, सिग्मा दो प्रकार का है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। प्लस सिग्मा कब होगा, प्लस सिग्मा जब होगा जब सिग्मा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। इस कंडीशन में आवेश कैसा होगा, इस कंडीशन में आवेश होगा पॉजिटिव, और विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अगर मान लीजिए माइनस सिग्मा है, तो माइनस सिग्मा कब होगा, माइनस सिग्मा तब होगा जब सिग्मा लेस देन 0, अर्थात सिग्मा की वैल्यू 0 से छोटी होगी। इस कंडीशन में पृष्ठ को कैसा आवेश दिया जाएगा, इस कंडीशन को प्राप्त करने के लिए पृष्ठ को आवेश दिया जाएगा माइनस का। अगर किसी पृष्ठ पर माइनस आवेश है तो उससे संबंधित जो फ्लक्स रेखाएं होंगी या जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी पृष्ठ की ओर लंबवत, यानी कि वो कहां पर आके समाप्त होंगी, वो समाप्त होंगी पृष्ठ पर आकर के। स्थिर वैद्युत आवेश परिरक्षण। अब स्थिर वैद्युत आवेश परिरक्षण क्या है, स्थिर, मान लीजिए आपको पहले से ही मालूम है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई गोलीय चालक है और उस गोलीय चालक को मैं आवेशित करूं, यानी कि मैं इस चालक को कैसा आवेश दूं, प्लस क्यू आवेश दूं, तो ये प्लस आवेश इस चालक के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित हो जाएगा। तो ये जो आवेश का वितरित होना ही क्या कहलाता है, आवेश का वितरित होना ही कहलाता है स्थिर वैद्युत परिरक्षण। लेकिन ये बात तो हम पहले से जानते हैं। अब जो हमको नई बात करनी है, मान लीजिए इस चालक में कहीं भी एक केविटी है, केविटी का मतलब आप समझते होंगे, केविटी का मतलब होता है गड्ढा, यानी कि मैंने इस चालक में एक गड्ढा कर दिया, तो उस गड्ढे पर आवेश का क्या प्रभाव होगा, यानी कि इस गड्ढे पर आवेश का परिरक्षण किस प्रकार का होगा, इसमें हम जानने वाले हैं। तो देखिए, जब मैं इस केविटी युक्त गोले के लिए आवेश दूंगा तो आवेश इस गोले समेत तथा इस केविटी के पृष्ठ समेत पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। लेकिन इस केविटी के अंदर देखिए, इस केविटी के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा 0। जिस प्रकार से आवेशी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता था, उसी प्रकार से इस केविटी के अंदर भी क्या होगा, उस केविटी के अंदर आवेश केवल उसके पृष्ठ पर आएगा। इसलिए E का मान केविटी के अंदर क्या होगा, केविटी के अंदर 0 होगा, और V की वैल्यू क्या होगी, जो विभव होगा मैक्सिमम। जिस तरीके से एक आवेशित गोलीय चालक के लिए विभव का मान कितना होता था, अंदर नियत होता था, और वो कितना होता था, नियत होता था पृष्ठ के
विभव के बराबर इसी प्रकार से इसके अंदर जो होगा वो इस पृष्ठ पर उत्पन्न विभव के बराबर ही इसके अंदर विभव होगा और इस केविटी में आवेश आयतन घनत्व की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। तो आपको तीन चीजें मालूम पड़ी। क्या मालूम पड़ी कि अगर मैं किसी केविटी को आवेश दूं तो वो आवेश केविटी के सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। केविटी के अंदर ई का मान क्या होगा? केविटी के अंदर ई का मान 0 होगा और विभव होगा, विभव नियत होगा और नियत विभव की जो वैल्यू होगी वो होगी केविटी के सरफेस पर उपस्थित विभव के परिमाण के बराबर और केविटी के अंदर आवेश उसके आयतन में जो आवेश घनत्व होगा वो कितना होगा? वो होगा 0। हाँ बेटा, अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं परावैद्युत की। परावैद्युत फिजिक्स के लिए और स्पेशली स्थिर वैद्युति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर संधारित्र में आप इसका प्रयोग बहुतायत मात्रा में करने वाले हो, इसलिए आपके लिए परावैद्युतांक का जानना अति आवश्यक है। ये आखिरकार परावैद्युतांक होता क्या है, किस तरीके के पदार्थ होते हैं। आपने 3 तरीके के पदार्थ अवश्य पढ़े होंगे, चालक, अचालक और अर्धचालक। तो ये जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं ये चालक की कैटेगरी में नहीं आते और ना ही प्योर अचालक की कैटेगरी में नहीं आते। इन पदार्थों का जो गुण होता है वो अर्धचालक और अचालक के बीच में होता है। अब परावैद्युतांक होते क्या हैं? परावैद्युतांक वे पदार्थ होते हैं जिनको रगड़ करके आवेशित किया जा सकता है। ये मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बात बताई थी। क्या बताई थी? कि वे पदार्थ जिनको रगड़ करके आवेशित किया जा सकता है। परावैद्युतांक पदार्थों पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर मुक्त आवेशों की जो संख्या होगी 0 होगी, 0 नहीं होती, 0 से कुछ ज्यादा होती है। ऐसे पदार्थों को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये पदार्थ वैद्युत में हो जाते हैं और इनके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा आरोपित किए गए वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है तथा आंतरिक विद्युत क्षेत्र जो परावैद्युत के अंदर उत्पन्न हुआ है उसका परिमाण आरोपित किए गए वैद्युत क्षेत्र की तुलना में काफी कम होता है और कितना कम होता है ये डिपेंड करेगा कि इस परावैद्युतांक के की वैल्यू कितनी है। अतः स्पष्ट है कि अगर हम किसी पदार्थ को, कौन सा पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ को बाहर वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वो वैद्युत में हो जाएगा। इस प्रकार इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हो जाएगी। वे पदार्थ जिनको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वे वैद्युत में हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं ध्रुवण पर। ध्रुवण क्या है, कब होता है, कैसे होता है, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अणुओं की। अणु प्रकृति में 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अध्रुवीय अणु और दूसरा होता है ध्रुवीय अणु। ठीक, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बातें कर रहे हैं अणुओं की। तो अध्रुवीय अणु कौन सा होता है? अध्रुवीय अणु वे अणु होते हैं जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव के केंद्र संपाती होते हैं। कैसे अणु कहलाते हैं? वे अणु कहलाते हैं अध्रुवीय अणु। और ध्रुवीय अणु कौन से होते हैं? ध्रुवीय अणु वे होते हैं जिनके पॉजिटिव तथा नेगेटिव केंद्रों के बीच में एंगस्ट्रॉम साइज की दूरी होती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो अध्रुवीय अणु जैसे कि H2 हो गया, O2 हो गया, इसी प्रकार से ध्रुवीय जो अणु होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं HCl, KCl, NaCl। ठीक,
इनके जो केंद्र होते हैं वो एक दूसरे के संपाती होते हैं और जो कौन से अणु हैं, जो ध्रुवीय अणु हैं, उनके केंद्र थोड़े से एक दूसरे से विस्थापित होते हैं। इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस सेपरेशन पाया जाता है। अब आपने ये पढ़ा होगा कि दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो क्या उत्पन्न हो जाता है, उनके मध्य वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है तथा वे वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। लेकिन अध्रुवीय अणुओं में इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, इस वजह से ये वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं ध्रुवण की। हमको अध्रुवीय अणु भी लेके चलना पड़ेगा और ध्रुवीय अणु भी लेके चलना पड़ेगा। ध्रुवण क्या होता है, यानी कि अगर मैं इनमें से किसी भी पदार्थ को, चाहे वो ध्रुवीय है या वो अध्रुवीय है, अगर मैं विद्युत क्षेत्र में रखूं तो इनके अणु एक डायरेक्शन में संरेखित हो जाते हैं। अणुओं के संरेखित होने की घटना को ही हम क्या बोलते हैं, अणुओं के संरेखित होने की घटना को ही हम बोलते हैं ध्रुवण। ठीक बेटा, अब देखिए मैंने दो प्रकार का पदार्थ लिया। पहला कौन सा, पहला मैं ले रहा हूं ये कौन सा है, ये है और दूसरा कौन सा है, दूसरा है ध्रुवीय अणु। तो ध्रुवीय अणु कैसे होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं इस प्रकार से व्यवस्थित। ठीक, ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन जब होती है जब इनको किसी भी वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखा गया, यानी कि ऐसी जगह रखा गया है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, 0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में चाहे ये रखा हो चाहे इस प्रकार का पदार्थ रखा हो, दोनों ही कंडीशन में इसमें उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। क्योंकि आपको दिख रहा होगा इनका तो कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है नहीं, लेकिन इनका अलग अलग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, किंतु ये यादृच्छिक दिशा में अविन्यस्त होते हैं, यानी कि ये अपनी मर्जी के अनुसार इस प्रकार से अविन्यस्त होते हैं कि ये एक दूसरे के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को निष्फल कर देते हैं। इस वजह से चाहे अणु अध्रुवीय हो या अणु ध्रुवीय हो, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका कोई भी ध्रुवण नहीं होता, ये संरेखित नहीं होते। अब बात करते हैं कि अगर मैं इस पर अप्लाई करूं विद्युत क्षेत्र, अगर मान लीजिए मैंने इसको विद्युत क्षेत्र में रखा, जब मैंने इनको विद्युत क्षेत्र में रखा तो देखो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लगा रहा हूं ये, ठीक, ये इस कंडीशन के लिए है। ठीक, तो देखिए इधर कौन सा होगा, विद्युत क्षेत्र का पॉजिटिव, इधर क्या होगा नेगेटिव। तो इसकी वजह से ये जो अविन्यस्त हो जाएंगे कुछ इस तरह से अविन्यस्त होंगे। ठीक, ये कंडीशन कब के लिए है, जब ये विद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, यानी कि ऐसी जगह रखे गए हैं जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 नहीं है। इसी प्रकार से जब मैं ऐसे पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखूंगा तो देखिए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन वही रखनी है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस देखो इस कंडीशन में प्रत्येक द्विध्रुव का यानी कि प्रत्येक अणु का माइनस एक तरफ है और प्रत्येक अणु का प्लस सेम दूसरी तरफ। जो कंडीशन इसमें है वही कंडीशन है इसमें। तो कहने का मतलब है इसका द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित हो रहा है, इसका भी प्रदर्शित हो रहा है, इसका भी प्रदर्शित हो रहा है, जबकि यहाँ पर ये कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने इनको विद्युत क्षेत्र में रखा तो इनके बीच में डिस्टेंस आ गई और इनके आवेश भी संरेखित हो गए, जिसकी वजह से इनके द्विध्रुव आघूर्ण जो लगेंगे वो सभी एक डायरेक्शन में लगेंगे, जिसकी वजह से इनके द्विध्रुव आघूर्ण जुड़ जाएंगे और ये पदार्थ विद्युत आघूर्ण प्रदर्शित करने लगेगा। जिस प्रकार ये पदार्थ विद्युत आघूर्ण प्रदर्शित करेगा उसी प्रकार से ये कौन सा पदार्थ है, ये पदार्थ है ध्रुवी पदार्थ भी विद्युत आघूर्ण प्रदर्शित करने लगेगा। यहाँ पर सेपरेशन दोनों प्लस और माइनस बीच में डिस्टेंस तो थी, लेकिन ये यादृच्छिक अभिविन्यस्त थे। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये अपनी मर्जी से अभिविन्यस्त ना होकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग अभिविन्यस्त हुए, जिनकी वजह से इनका अलग अलग विद्युत आघूर्ण सेम डायरेक्शन में हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपस में जुड़ जाते हैं और विद्युत आघूर्ण प्रदर्शित करने लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि ध्रुवण की आखिरकार परिभाषा बनेगी क्या। ध्रुवण की परिभाषा मात्र आधी लाइन की है, तो वो परिभाषा है किसी परावैद्युत के प्रति एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण का मान ही क्या कहलाता है, ध्रुवणता कहलाता है। ठीक बेटा, आरी भाषा में ध्रुवणता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ध्रुवणता को हम प्रदर्शित करते हैं P से। और इस P का फॉर्मूला क्या है, P का फॉर्मूला होता है काई E इंटू ठीक, काई इंटू E। अब यहाँ पर काई क्या है, काई है परावैद्युत पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति। काई क्या है, काई है परावैद्युत पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति। इसको हम बोलते हैं काई। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार कोई परावैद्युत पदार्थ आवेशित कैसा होगा। जब मैंने आपको परावैद्युत पदार्थ के बारे में बताया था, वहां मात्र हमने इतनी चर्चा की थी कि किसी परावैद्युत को यदि विद्युत क्षेत्र में रख दें तो वो विद्युत में हो जाता है। वह पदार्थ किस प्रकार विद्युत में होंगे, इस घटना को हम यहाँ देखेंगे। ठीक, तो यहाँ मैं दो तरह के पदार्थों को लेके चलूंगा। पहला पदार्थ है चालक और दूसरा पदार्थ है परावैद्युत। मान लीजिए मैंने एक परावैद्युत पदार्थ का और चालक का घनाकार टुकड़ा लिया। हालांकि टुकड़ा जो घनाकार होगा, टुकड़ा मैं लूंगा इस तरीके से। बेटा कोई टुकड़ा इस प्रकार लिया जाएगा, लेकिन मुझे इसकी केवल दो सतह दिखाई पड़ेंगी और वो जो दो सतह होंगी वो सतह होंगी। ठीक है, मुझे इन दो जो मैंने लिया था परावैद्युत पदार्थ का जो घनाकार टुकड़ा लिया था, मात्र मैं उनको दो प्लेटों के द्वारा दिखाऊंगा, पहली प्लेट और दूसरी प्लेट। और इन प्लेटों को भी मैं इस प्रकार में दिखा करके मैं दिखाऊंगा इस तरह से, पहली प्लेट और दूसरी प्लेट। ठीक बेटा, आर्य भाषा में तो इस प्रकार से मैंने दो घनाकार टुकड़े लिए। पहला किसका लिया, पहला लिया चालक का और दूसरा लिया परावैद्युत पदार्थ का। इसको
इसको तो मैं लिख ही दे रहा हूँ। ये गुटका मैंने किसका लिया, ये मैंने लिया चालक का, और ये मैंने लिया परावैद्युत पदार्थ। ठीक है बेटा, यहां तक बात आपकी समझ आ रही होगी। अब इनको मैंने एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रख दिया। ठीक, इसमें भी अणु हैं और इसमें भी पदार्थ के अणु होंगे। तो आपको पता है चालक और परावैद्युत पदार्थ में क्या अंतर है। चालक और परावैद्युत पदार्थ में जो मेन अंतर है वो अंतर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का। चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो पर्याप्त होती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इनकी संख्या कैसी होगी, पर्याप्त मात्रा में होंगे। लेकिन परावैद्युत पदार्थ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे नगण्य, यानी कि बहुत अल्प मात्रा में। बेटा बहुत अल्प मात्रा में, यानी कि सीमित। ठीक, जैसे ही मैंने इसको विद्युत क्षेत्र में रखा, इसको चालक पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा, तो इस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चालक पदार्थ के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा अगर मैं उसको ई आंतरिक मानूं। जो चालक पदार्थ में उत्पन्न हुआ है उस विद्युत क्षेत्र को मैं ई आंतरिक मानूं, और जो मैंने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया था मैं उसको ई बाह्य मानूं। तो चालक पदार्थ में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर ई आंतरिक जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बराबर होगा ई बाह्य के। तो इसलिए इसके अंदर जो ई टोटल उत्पन्न होगा, तो देखिए इसके अंदर ई आंतरिक की डायरेक्शन किधर, इधर, और इसके अंदर ई बाह्य की डायरेक्शन किधर है, देखो आपको दिखाई दे रही होगी, ई बाह्य की डायरेक्शन होगी इधर, और ये आपस में दोनों कैसे हैं, ये आपस में दोनों बराबर हैं। इसलिए ये इसके अंदर अगर मैं ई कुल का मान निकालूं तो ई बाह्य माइनस ई आंतरिक, तो आंतरिक और बाह्य क्या ये दोनों बराबर हैं, तो इसके अंदर ई कुल की वैल्यू क्या हो गई, ई कुल की वैल्यू हो गई 0। इस प्रकार से किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है या जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान क्या होता है, 0। तो अब आपको किसी चालक के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है चालक के अंदर वो कितनी होती है, 0। दो प्रकार से मालूम पड़ गया। नंबर 1 मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में फ्लक्स के माध्यम से बताया था, और दूसरा आपको इसके माध्यम से बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर, अभी आपने परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण देखा था, तो ध्रुवण में ये टर्म क्या हो गया था, इस तरह से कुछ आया था। ठीक, तो इस प्रकार से अगर मैं विद्युत क्षेत्र रखूंगा तो ये इस प्रकार से ध्रुवित हो जाएगा। अगर आप इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर देखोगे तो देखिए ये प्लस माइनस आपस में मिलकर पेयर बना लेंगे, ये प्लस माइनस आपस में मिलकर के ये इस प्रकार से सारे के सारे परावैद्युत पदार्थ में पेयर बना लेते हैं। इस चालक के अंदर कुल आवेश का मान तो 0 ही होगा, लेकिन इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आवरण होगा वो 0 नहीं होगा, क्योंकि ये संरेखित है। अब देखिए ये प्लस इसको कैंसिल कर देगा, ये प्लस इसको कैंसिल, इस प्रकार से ये प्लस माइनस आपस में मिलकर जो इनके पेयर हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन जो इनके पृष्ठों पर आवेश होता है वो कैंसिल आउट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से परावैद्युत पदार्थों के भीतर भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
ठीक, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सीमित थी, नगण्य थी, इस वजह से ई आंतरिक का मान ई बाह्य से हमेशा कम होगा। इस वजह से ई आंतरिक ई बाह्य को पूरी तरीके से नहीं काट पाता, इसलिए इसके अंतर्गत ई कुल का मान जो होगा, ई कुल का मान 0 नहीं होगा इस कंडीशन में, क्योंकि ई बाह्य बड़ा होगा ई आंतरिक से। अगर ई बाह्य ई आंतरिक से बड़ा होगा तो ई आंतरिक ई बाह्य को पूरी तरीके से नहीं काट पाएगा, इसलिए इसके अंतर्गत ई का मान कुछ ना कुछ रह जाएगा। इस कंडीशन में ये पदार्थ कैसा हो जाएगा, इस कंडीशन में ये पदार्थ हो जाएगा वैद्युत में। इस वजह से इसकी एक प्लेट कैसी हो जाएगी, एक प्लेट हो जाएगी नेगेटिव चार्ज और एक प्लेट कैसी हो जाएगी, एक प्लेट हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो इस कंडीशन में कोई भी परावैद्युत पदार्थ आवेशित हो जाता है।